बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो लंदन में जो मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शद और मत के साथ बात हो रही है। लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और ये वो लोग कह रहे हैं जो माजी में औरतों के मुँह के ऊपर जब गोलियाँ मारी गई PMLN की जानिब से तब नहीं बोले। ये वो लोग कह रहे हैं जब 12 साला बच्ची के ऊपर भी चंद दिन पहले शहरबानों के ऊपर जो अटैक किया PMLN के मीडिया सेल ने और कुछ सहाफ़ियों को भी साथ मिलाया, और उस बच्ची के ऊपर जिस तरह के ज़ुबानी जुमले बोले गए, उसकी फैमिली को और उसको जो है वो टारगेट किया गया, तो ये लोग तब नहीं बोले। ये लोग उस वक्त भी नहीं बोले जब खातून अव्वल को जादूगरनी कहा गया, नहीं बोले। ये तब भी नहीं बोले जब खातून अव्वल को पीड़नी कहा गया, तब भी नहीं बोले। और फ़राह खान को फ़राह गोगी कहा गया और उसके नारे लगवाए गए सड़कों पे, तब भी नहीं बोले। जब ख़वातीन को आंसू गैस के शेल मारे गए, तब भी नहीं बोले। जब ख़वातीन की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके पुलिस लोगों के बेडरूम्स तक घुस गई, ख़वातीन और बच्चियां रोती रहीं, ये लोग तब भी नहीं बोले। जब अल्लामा इकबाल की बहू के घर का दरवाज़ा तोड़कर गाड़ी मार के पुलिस अंदर दाखिल हो गई और वहाँ हुल्लड़बाजी की, ये लोग तब भी नहीं बोले। जब यास्मीन राशिद की गाड़ी को डंडे मार मार के तोड़ दिया गया और उनको घसीट के बाहर निकालने की कोशिश की गई और उनके हाथों पे ज़ख़म भी मौजूद थे, ये लोग तब भी नहीं बोले। तो यहाँ पे तो कोई फ़िज़िकल असॉल्ट हुआ भी नहीं, वो तो चोर चोर के नारे लगा रहे थे। देखिए, जो मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ, उन विजुअल्स को देखें तो बुरा लगता है कि एक खातून है, वो लंदन में मौजूद हैं और वो बाहर कुछ खाने पीने के लिए गई है। अब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और उसको चोर चोर कह रहे हैं, तो ये बुरा लगता है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की है? जिन्होंने ये शुरुआत की है वो इस सिलसिले को रोकें और इसको बंद करें। वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी यही करते थे, वो और बहुत सारे लोगों के साथ भी यही करते रहे हैं। उन्होंने जमायमा खान के साथ भी यही किया है। हर मुखालिफ औरत को उन्होंने टारगेट किया है अपने अपने टाइम पर। तो अब उनको ये रविश बदलनी पड़ेगी। लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है और लोग रिएक्शन दे रहे हैं। गिला वो करे जिसने कभी ऐसा कुछ किया ना हो। जो लोग खुद इस खेल का हिस्सा है और हमेशा से गंदा खेल खेलते रहे हैं, वो गिला नहीं कर सकते। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी बात का खौफ भी नहीं है। उन्हें पता है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती। बरतानिया में डेमोक्रेसी है, लोग खुलकर बात करते हैं, जिसके खिलाफ मर्जी एहतजाज करते हैं। वहाँ उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान होता तो एजेंसियाँ पीछे पड़ जाती, पाकिस्तान होता तो खौफ पैदा किया जाता। जैसा कि एहसन इकबाल के साथ एक रेस्टोरेंट में हुआ, तो उसके बाद उन लोगों को घर पे बुलवाकर माफ़ी मंगवाई गई। मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो उन लोगों के जानने वाले हैं, उन्होंने बताया जी बहुत दबाव था उस फैमिली के ऊपर और उनको बुलाकर माफ़ी मंगवाई गई। ये मेरे दोस्त ने मुझे बात बताई है। ये मनाज़िर अच्छे नहीं है, लेकिन इनका आगाज़ PMLN ने किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिलसिला भी PMLN ही ख़त्म करेगी। वो लोगों की पगड़ियाँ और उनकी इज़्ज़तें उछालना बंद कर दें तो लोग शायद इस तरह का रिएक्शन नहीं देंगे। दूसरा, वो करप्शन बंद कर दें, फ्रॉड बंद कर दें, दो नंबरियाँ बंद कर दें, मुनाफ़कत बंद कर दें, तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। अभी उनकी जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, बहुत बुरी तरह वो लोग एक्सपोज हो गए हैं, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान। ये ऑडियोज़ एक ऐसे मौके पर रिलीज़ हुई हैं जब नवाज शरीफ साहब एक बड़ा कदम उठाने जा रहे थे। नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे थे और ऑडियोज़ क्यों लीक हो गई, मैं इनके बारे में बाद में आता हूँ। लेकिन इससे पहले जो है वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी से, और यासिर फ़िरोज़ उनका नाम है। अलीम ख़ान ने अपने चैनल से उनको निकलवा दिया है। यासिर फ़िरोज़ जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में रहते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी से और मरियम औरंगज़ेब से उन्होंने कुछ सख्त सवालात किए थे। समा टीवी ने अपने अमेरिका के नुमाइंदे यासिर फ़िरोज़ को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर फ़ारिग कर दिया। समा इंतज़ामिया की जानिब से सहाफ़ी को कहा गया कि आप व्हाट्सएप से निकल जाएं, ग्रुप्स में से जो चैनल के हैं, और हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते। जो सवालात आपने किए हैं वो हमारी पॉलिसी नहीं है। यानी उनकी पॉलिसी ये पूछना नहीं है कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कभी कोई काम आपकी हुकूमतों ने क्यों नहीं किया जो हर मरतबा सैलाब आ जाता है।
यानी हर चंद साल के बाद सैलाब आता है, लोग डूब जाते हैं। सैलाब को रोकने का पूरी दुनिया ने बंदोबस्त किया है। मैंने आपको बताया दुनिया ने बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं, कंट्रोल कर दिया पानियों को, पुश्ते बनाए, डैम्स बनाए, दरियाओं को कंट्रोल किया। तो ये अपने दरियाओं को क्यों कंट्रोल पाकिस्तान नहीं कर पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये सवाल बहुत नागवार गुजरा बिलावल को, फिर मरियम औरंगजेब से सवाल हुआ, उनको भी बहुत बुरा लगा। तो समा ने एक और सहाफ़ी को नौकरी से निकाल दिया इस बुनियाद पर कि उसने आज़ादी के साथ सवाल पूछने की जुर्रत की थी। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना। ये एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। जो अच्छी खबर है वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो गई है, और जो बुरी खबर है वो ये है कि इसहाक डार साहब उनकी जगह पे आ गए हैं। अब इसहाक डार साहब जो हैं उनको लाने का फ़ैसला किया गया, लेकिन उनके आने के फ़ैसले के बाद फौरी तौर पे कुछ ऑडियोज़ लीक होना शुरू हुई, जिनका ज़्यादा नुकसान मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को हुआ। पब्लिक के अंदर या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नुकसान इस बाप बेटी को हुआ है, क्योंकि ये फ़ैसला इनका है। इसहाक डार जो हैं वो एक मफरूर हैं, इश्तिहारी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एक मफरूर हैं, इश्तिहारी भी हैं, मुजरिम हैं। तो एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जो है वो दूसरे मफरूर को नॉमिनेट कर रहा है और उसको लगा रहा है पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना। और पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो मजबूर है उस मीटिंग में। पहले वो यहाँ से लंदन जाते हैं, लंदन से अमेरिका जाते हैं, अपना काम करके वापस अमेरिका से पाकिस्तान नहीं आते, वापस लंदन जाते हैं, फिर फैसला करते हैं और वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी करा दी जाती है। मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट करके वैसे बता दिया है, इन अ मीटिंग विद मियां नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टुडे आई हैव verbally resigned as finance minister. I will tender a formal resignation upon reaching Pakistan. It's been an honor to serve twice as finance minister Pakistan पाइंदाबाद। 2 दफ़ा मैंने किया है ये काम और ये बड़ा ऑनर है, और मैंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो ज़ुबानी जमा करवा दिया है। पाकिस्तान आने के बाद ऑफिशियली इस्तीफ़ा दे दूँगा पहुँचने पर। तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में। ये उनका ट्वीट है मिफ्ता इस्माइल का। अब इसहाक डार साहब आगे हैं, कुछ ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में कुछ नए बहरान भी आ रहे हैं। इसहाक डार को वज़ीर ख़ज़ाना क्यों बनाया गया? क्योंकि इतने सारे मुश्किल फ़ैसले करने के बाद PMLN को लगता है कि डॉलर को 200 तक या उससे नीचे पहुंचाया जा सकता है। 240 तक तो डॉलर पहुंचा है पाकिस्तान में। अब उसको 200 तक या उससे नीचे तक पहुंचाया गया तो इसको कहा जाएगा कि इसहाक डार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि जो वादा किया गया था वो ये था कि डॉलर 120-25 तक लाया जाएगा, 120 से 125 के बीच में। बाद अगर 100 रुपये का भी कहा गया कि डॉलर को किया जाएगा PMLN की जानिब से। बिजली अब क्योंकि बिक रही है, 55 रुपये का यूनिट पड़ रहा है टैक्सेस वगैरह डाल के। ये 16 रुपये का था इमरान खान के दौर में। अब इसको 11 रुपये करने का जो दावा था PMLN का वो तो पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर वो वहाँ से इसको 40 पे भी ले आएंगे ना, जो इमरान खान के दौर के मुकाबले में दुगने से ज़्यादा होगा, 2.5 गुना, तो फिर भी इसहाक डार इसको अपनी कामयाबी बताएंगे। दुनिया भर से क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, कुछ अगर रिलीफ मिलेगा तो डार साहब कामयाबी बताएंगे। हालांकि इमरान खान ने जो रिलीफ दिया हुआ था वो किसी ने नहीं दिया। दुनिया भर से जो इमदाद आ रही है सैलाब मुतासरीन के लिए, वो इमदाद का पैसा देखकर भी मुंह में पानी भर आया हुक्मरानों के। अब उस इमदाद को करप्ट सियासतदान और मुख्तलिफ जो अनासर हैं उनकी उस इमदाद के ऊपर नज़र है हमेशा की तरह। तो यहाँ पे भी अब दाव लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस इमदाद को कैसे और कहाँ गायब किया जाए। तो जी ये इसहाक डार साहब जो हैं ये PMLN को बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बहुत मुबारक हो कि एक शख्स जो पाकिस्तान में कभी आया ही नहीं उसको बाहर बैठे हुए सेनेटर बनाया गया। उसने हलफ भी नहीं लिया, अब वो वापस आएगा, हलफ लेगा, फिर वज़ीर ख़ज़ाना का हलफ लेगा। ये है आपका निज़ाम और ये है बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी तरह का सलूक हो रहा है यहाँ पे। आज सोशल मीडिया पे सारे यही कह रहे हैं। हमजा शहबाज की जगह किसी और बंदे को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला किया गया है। ये बंदा कौन है? ये वो बंदा है जो पिछले साल रावलपिंडी के एक होटल में जाकर ठहरता था कई दिन,
और वहाँ से एक सरकारी दफ्तर में जाता था, बहुत अहम और ताकतवर लोगों से मुलाकात करता था। और उसके बाद ये अभी भी मिलने गया हुआ है नवाज शरीफ साहब को, ये इस वफद के साथ शामिल है, ये बरतानिया में मौजूद था, इसने नवाज शरीफ साहब से और बाकी लोगों से मुलाकात की है और सब ने कायल किया है शहबाज शरीफ को और बाकी लोगों को कि इसको आप वज़ीर आला बना दें। उसका रीज़न ये है कि ये ताकतवर लोगों की या उनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे PMLN के, ये उन मुज़ाकरात को शुरू करने वाला और पाए तकमील तक पहुँचाने वाला बंदा है। ये वो मिडल मैन है जो ये सारा रोल प्ले कर रहा था। तो वो जो ताकतवर लोग हैं उनका ये फेवरेट हो गया और उन्होंने कहा कि इसको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। लेकिन बाद में शरीफ खानदान ने इंतहाई चालाकी से हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। फिर हमजा शहबाज का पत्ता साफ़ किया गया और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए। अब परवेज़ इलाही का पत्ता साफ़ करने के बाद इस फेवरेट आदमी को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला किया जा रहा है। सौदा करने की ये कोशिश की गई है कि कुछ भी करके इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाया जाए और जो लोग मांग रहे हैं अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला, उनको पंजाब में उनका वज़ीर आला दे दिया जाए। वैसे तो वो हमारी जमात का बंदा है तो हमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। अब काफ़ी लोग समझ गए होंगे वो कौन बंदा है और वो वज़ारत के ऊपर भी रह चुका है पंजाब में और ज़्यादा लोगों को इस बात का आइडिया है। उसको वज़ीर आला कैसे बनाया जाएगा, ये काम पाकिस्तान के ताकतवर लोगों पर छोड़ा गया है। वही इस सारी चीज़ को करके दिखाएंगे और करके बताएंगे। इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है। उन्होंने चेयरमैन एडवाइजरी कौंसिल एक तश्कील दे दी है जो पार्टी के चेयरमैन को एडवाइस करेगी। उसमें बड़े अहम लोग इमरान खान साहब ने जो है वो रख लिए हैं अपने साथ, जिसमें जो सदर है वो हामिद खान है, पुराने इमरान खान साहब के साथी, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनमें से एक। और इसके अंदर बाकी भी बड़े समझदार और बड़े ज़ीरक सियासतदान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें मौजूद हैं, जैसा कि नजीब हारून, अरशद दाद, जमाल अंसारी, खालिद मसूद, सलीम जान, याकूब अजहर, तस्नीम नूरानी और बख्तियार कसूरी। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये लोग इमरान खान साहब को पॉलिटिकल मशवरे देंगे और ये चेयरमैन एडवाइजरी कौंसिल एक तश्कील अब दे दी गई है। तो एक तो होगी जी ये खबर। अब एक खबर और मैं आपको बताता हूँ। जब से एहतसाब का कानून बदला है ना, बहुत सारे लोगों की जान छूट गई है और नैब की अदालतों से मुकदमात, क्योंकि कानून बदल गया, अब उसके दायरा कार में नहीं आते, वो वापस केसेस जो हैं वो नैब को दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि रेफरेंस नहीं बनता, कानून बदल गया है, लिहाजा नैब इस केस को वापस ले जाए। अब इसमें जिन जिन लोगों की जान छूट रही है, इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इन दोनों के जो केस था रमज़ान शुगर मिल वाला, वो वापस चला गया है। कई ब्यूरोक्रेट्स के केस वापस चले गए हैं, सियासतदानों के वापस चले गए हैं। 26 रेफरेंसेस जो हैं वो नैब को वापस भिजवाए गए हैं, अहम तरीन सियासी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स के। मुल्क भर की एहतसाब अदालतों ने उसका दायराकारी ख़त्म हो गया एहतसाब ब्यूरो का, नैब का, तो इसलिए वो केसेस वापस भेज रही हैं। पंजाब यूथ फेस्टिवल, DPO साहिवाल स्कैंडल समेत दीगर जो करप्शन रेफरेंसेस हैं वो नैब को वापस भेज दिए गए हैं। एक जो एहतसाब अदालत के जज साजिद ऐवान साहब हैं, उन्होंने 12 और जज असद अली साहब जो हैं उन्होंने 8 रेफरेंसेस जो हैं वो वापस भिजवा दिए हैं। और इस तरह जो केसेस ख़त्म हुए उसमें पीपल्स पार्टी और साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो फरजाना राजा साहिबा के ऊपर एक केस था वो वापस भिजवा दिया गया। ये 540 मिलियन का था। नैब तरमीमी एक्ट के मुताबिक 50 करोड़ से कम मालियत का कोई भी करप्शन का केस होगा तो उसको नहीं सुना जा सकेगा। यानी आप 49 करोड़ 99,999 रुपये की आप करप्शन करें तो आपको नैब नहीं पकड़ेगा। जिन शख्सियात के रेफरेंस वापस भिजवाए गए उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हनीफ अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, फरजाना राजा, राजा परवेज़ अशरफ, महताब अब्बासी और दीगर बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं। तो इस तरीके से इन लोगों की मौजें लग गई हैं। एक और ख़बर यह है कि परवेज़ खटक साहब ने दावा किया कि 3 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। ये उनकी पेशन गोई है और ये वफाकी हुकूमत खुद मुस्ताफ़ी होगी और इलेक्शन का भी जल्द ऐलान हो जाएगा। आने वाले 3 दिनों में धड़ाम से ये हुकूमत गिर जाएगी, ये बात कह रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं खटक साहब। ये उन्होंने कल क्लेम किया है। मुझे 3 दिन तो मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो 3 दिन है ना, ये वो वाले दिन हैं जिसमें आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर
जो एक वादा किया गया था इमरान खान साहब से कि इलेक्शन करवाए जाएंगे 2 हफ्ते में, वो 2 हफ्ते गालिबन अब मुकम्मल हो रहे हैं और ये 3 दिन उसी की एक डेडलाइन है। तो उसके बाद जिन लोगों ने वादा किया था कि वो ये कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। वादा तो वो कर गए इमरान खान से कि इलेक्शन 2 हफ्ते के बाद आ जाएंगे और आप एहतजाज मत करें, लोगों को ना लेकर आएँ, आप कोई अनाउंसमेंट ना करें। जैसा कि पिछली मरतबा भी कहा गया कि इमरान खान साहब को हमने कह दिया था कि हम इलेक्शन करवाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी लॉन्ग मार्च की। तो इस मरतबा फिर कहा गया कि हम इलेक्शन करवाने वाले हैं, तो आप अनाउंसमेंट मत कीजिएगा लॉन्ग मार्च की। तो इमरान खान साहब ने उसको होल्ड कर लिया। शायद उस बुनियाद के ऊपर जो है वो 3 दिन की बात कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब। अब यहाँ पे फजलुर रहमान साहब का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है जब ऐसी कोई खबर आती है। तो वो ये कह रहे हैं इमरान खान को रोज़ रिलीफ मिलता है, कहीं ना कहीं से दबाव ज़रूर है। अब वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं और दबाव डालने के चक्कर में वो आ गए हैं। और इमरान खान साहब के बारे में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई उनको सपोर्ट ज़रूर कर रहा है और उसके लिए इमरान खान के लिए हालात को मुवाफिक बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी अब सबको ख़तरा भी है, सब विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हुकूमत अगले 3 दिनों में या 2 दिनों में गिर जाएगी? ऐसा बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, लंबा नहीं चलेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।